गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अमन कोचर आपका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर, जहां पर मैं डेली क्लासेस 11th एंड 12th लेक्चर्स अपलोड करता हूं ऑन द टॉपिक्स बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एंड सीबीएसई। लास्ट टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया था वो था सेल्फ, कंसेप्ट्स ऑफ सेल्फ एंड हाउ टू मैनेज द सेल्फ, रिगार्डिंग सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम और भी कई सारे टॉपिक्स प्लस अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो आज की वीडियो आप जैसा कि देख पा रहे हैं बोर्ड पर, मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा कल्चर एंड सेल्फ का रिलेशन, और साथ ही आज एक नया टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक जो है पर्सनैलिटी, यानी कि किसी का व्यक्तित्व। तो स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को और जानेंगे कि क्या होती है कल्चर और सेल्फ के बीच में इंटरकनेक्शन, और साथ ही साथ हमारा व्यक्तित्व किस तरीके से बनता है, प्रिपेयर होता है, या पर्सनैलिटी किस तरीके से फॉर्म होती है। स्टार्ट करते हैं। कल्चर एंड सेल्फ, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था और इस लेक्चर में भी मैं एनसीईआरटीज और सीबीएसई बुक्स का हेल्प लेता हूं, ताकि जो स्टूडेंट्स या इंडिविजुअल्स इस चैप्टर को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नोट्स कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। Several aspects of self seem to be linked to the characteristic features of the culture in which an individual lives. Culture एक ऐसा वर्ड जो कि हमारे साथ कहीं ना कहीं थ्रू आउट आवर लाइफ जुड़ा रहता है। कल्चर एक ऐसी चीज, एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसी सोसाइटी का पार्ट जहां पर हमें रहना पड़ता है उस कल्चर के अकॉर्डिंग। जिस कल्चर में हमारा बर्थ हुआ है, जिस कल्चर में हम रहते हैं, उस कल्चर के अकॉर्डिंग हमें रहना पड़ता है और उसी के रूल्स और नॉर्म्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमें अपनी लाइफ को चलाना पड़ता है। उसी में से एक टॉपिक कल्चर और सेल्फ का रिलेशन। सेल्फ, जैसा मैंने बताया था लास्ट 2 लेक्चर्स में भी मैंने डिफाइन किया था व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, जहां पर मैंने ये बताने की कोशिश करी थी कि हमारी सेल्फ जो होती है वो होते हैं हमारे खुद के लिए आइडियाज, एक्सपीरियंसेस की वजह से, अंडरस्टैंडिंग की वजह से, दूसरे लोगों की वजह से जो एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं, दैट कहीं ना कहीं वो हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी सेल्फ को फॉर्म कर देते हैं, जिस वजह से हमें सेल्फ एस्टीम का हाई या लो होना, हमारे पास सेल्फ एफिकेसी का हाई या लो होना, और वहीं पर हमारे पास सेल्फ रेगुलेशन जैसे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो 2 तरीके के हमारे पास कल्चर्स देखने को मिलते हैं। पहला है हमारे पास वेस्टर्न कल्चर और दूसरा है हमारे पास इंडियन व्यू या इंडियन कल्चर। तो ये 2 तरीके के कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। इन 2 तरीके के कल्चर्स को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कौन सा कल्चर हमारी लाइफ को इस वक्त मैनेज कर रहा है या हम किसके इन्फ्लुएंस में हैं। स्टिल क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हम चाहेंगे कि हम इंडियन व्यू को पढ़ें, इंडियन कल्चर को समझने की कोशिश करें, बट कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस वेस्टर्नाइज तरीके से हो जाते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो हमें समझने पड़ेंगे, जानने पड़ेंगे, ताकि हम कल्चर को अच्छे तरीके से समझ पाए। और वही चीज एनसीईआरटी में मेंशन भी है। Analysis of self carried out in the Indian culture reveals a number of important features that are distinct from those found in the Western culture. कहीं ना कहीं जो एनालिसिस हुआ, जो साइकोलॉजिस्ट ने किया, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ने किया, या जो सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये सारे कंक्लूजन्स निकाले और उनके बेसिस पर उन्हें ये पता चला कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडियन और वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू में। इंडियन कल्चर बहुत हमारा डाइवर्स है, हिस्टोरिकल चेंजेस इतने सारे होते हैं, हमें नए नए कल्चर्स हमारे वेदों में, मैन्युस्क्रिप्ट्स में देखने को मिलते हैं। और वहीं साथ ही साथ अगर जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है तो वो किस तरीके से एक इंडिविजुअल को और एक ग्रुप को या हमारी सेल्फ को जोड़ के रखता है या अलग कर देता है उस सोसाइटी से। ये पूरा कंसेप्ट का मैंने एक ब्लूप्रिंट देने की कोशिश करी कि क्या कंसेप्ट है इंडियन और वेस्टर्न व्यू का। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न व्यू की। तो वेस्टर्न व्यू बेसिकली है क्या? वेस्टर्न व्यू के बारे में द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न व्यू इज द वे द बाउंड्री इज ड्रॉन बिटवीन द सेल्फ एंड द अदर। यानी कि इंडिविजुअल और ग्रुप, ये 2 कंडीशंस बनती हैं। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट भी पढ़ रहे हैं और चाहे हम इंडिविजुअल, हम वेस्टर्न व्यू भी पढ़ रहे हैं, तो ये 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे सोसाइटीज को। दैट इज एन इंडिविजुअल, जो इंसान है, और दूसरा जो ग्रुप है या जो सोसाइटी है। ठीक। अब
बात करते हैं कि वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से वो डेवलप किया जाता है। इन द वेस्टर्न व्यू दिस बाउंड्री अपीयर्स टू बी रिलेटिवली फिक्स्ड। तो ये फिक्स किस तरीके से है? फिक्स का मतलब यहाँ पर ये हुआ, जैसा आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ है, दैट जो इंडिविजुअल और ग्रुप है ये कहीं ना कहीं दूर दूर है आपस में, इनका कहीं मेल नहीं है, कहीं कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, या इंडिविजुअल कंटेक्स्ट को और ग्रुप को बहुत अलग अलग तरीके से देखा जाता है वेस्टर्नाइज कंसेप्ट में। किस तरीके से? इसका एक उदाहरण मैं लूंगा यहाँ पर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा क्या है जो अलग कर देता है वेस्टर्न व्यू से हमको, और हमें ज्यादातर इंडियन व्यू पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है उस टाइम पे, और ये हमारे लिए एज वी इंडियंस, हमारे लिए इंडियन पर्सपेक्टिव को जानना और उस पे अमल करना कितना ज्यादा जरूरी भी है, प्लस साथ ही साथ कितना ज्यादा आसान भी हो सकता है अगर हम इंडियन कल्चर को अच्छे से समझें। मैं यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उसको डिमीन नहीं कर रहा हूँ, या उसकी वैल्यू या वर्थ को कम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ कि किस तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स को या इंडियन लोगों को जो इंडिया में रहते हैं उनको इंडियन पर्सपेक्टिव और कल्चर जानने की जरूरत है, और जानना इस तरीके से है ताकि उनमें इंसाइट आए, द नोइंग ऑफ द सेल्फ, इंसाइट आए उन इंडिविजुअल्स में। अब यहाँ पर एक्सटर्नल व्यू, वेस्टर्न व्यू किस तरीके से डेवलप हुआ है? इन द वेस्टर्न व्यू दिस बाउंड्री अपीयर्स टू बी फिक्स्ड। Western view seems to hold the clear dichotomy between self and other, man and nature, subjective and objective. अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट जो आता है, that is man and nature. तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है वेस्टर्न कंसेप्ट में, जहां पर ये दो अलग अलग आइडेंटिटीज और एंटिटीज में रहते हैं कि मैन जो है वो सुपीरियर है नेचर से, ऐसा माना जाता है। और अगर आप वेस्टर्न साइकोलॉजी के बारे में भी जानेंगे तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा विजिबल हो जाएगी कि मैन को सुपीरियर माना गया है बहुत ही ज्यादा कंटेक्स्ट में, व्हेन वी टॉक अबाउट द वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पर मानना ऐसा है कि मैन जो है वो कंट्रोल कर सकता है नेचर को, नेचर इन द सेंस उसका इन्वायरमेंट, तो उस इंसान का जो इन्वायरमेंट होगा वो उस इन्वायरमेंट को भी कंट्रोल कर सकता है, ऐसा वेस्टर्न कंसेप्ट का मानना है। इट मीन्स यहां पर ये मतलब हुआ कि वो अपने आने वाली सारी सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकता है। बट वहीं पर अगर हम बात करें इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू की, और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू में भी एक बुक जिसका नाम है, मैं उसे बुक नहीं कहूंगा, मैं उसे नॉलेज का भंडार कहूंगा बेसिकली, वो है द भगवत गीता। ठीक, उस भगवत गीता में एक श्लोक है जहां पर ये चीज बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब की गई है, दैट हम नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, नेचर हमारे अधीन नहीं है। ठीक, ये बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उसमें कहा गया क्लैरिटी के साथ भगवत गीता में कि हम नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बल्कि नेचर के अंदर हमें रहना पड़ता है। और जिसका सेम एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन्ड है इन द डायग्राम पेज 28 फिगर 2.1। और यहाँ पर ये चीज मानी हुई है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन है जिसमें कि ये ग्रुप है, ठीक, और यहाँ पर वो इंडिविजुअल रह रहा है, इसका मतलब ये है कि ग्रुप के ऑर्डर्स के हिसाब से इंडिविजुअल को चलना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट द केस कंप्लीटली ट्रू। कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कल सेल्फ के बारे में पढ़ाया था, जब मैं सेल्फ कंट्रोल के टॉपिक्स पढ़ा रहा था, अगर जिन इंडिविजुअल्स ने मेरी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप जाके वीडियो देखें, ताकि आप आज की वीडियो से लिंक कर पाए अपने हमारे पुराने सेशन को और आज के टॉपिक को भी। तो कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट बना जो मैं कल समझा रहा था, दैट एज एन इंडिविजुअल अगर आप में सेल्फ एफिकेसी का एक नोशन है तो आप सेल्फ एफिकेसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं। व्हाट वाज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एफिकेसी? सेल्फ एफिकेसी होता था अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना उस लिमिट तक जहां पर आप काम कर सके टू एन एक्सटेंट। और ऐसा एक पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा एक थॉट पैटर्न था।
दूसरा थॉट पैटर्न था कि जो भी काम हो रहा है दैट इज कम्प्लीटली आउट ऑफ लक, किस्मत की वजह से हर चीज उसे मिल रही है, किस्मत की वजह से उसकी लाइफ से हर चीज जा रही है, या जो वो अकम्प्लिश कर रहा है दैट इज द फेट, दैट इज द लक। ठीक, बट ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू डू वर्क आइदर हार्ड और स्मार्ट, वी हैव टू डू बोथ काइंड्स ऑफ वर्क एट द सेम टाइम, और वी कैन डिले द वर्क्स, द काइंड ऑफ वर्क्स। बट अगेन हमारे पास पॉइंट यही आता है दैट हम ग्रुप्स को या हमारी सोसाइटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इट इज जस्ट बिकॉज कि हम उसको लिमिट कर सकते हैं कि वो हमें नेगेटिवली अफेक्ट ना करे। तो वी आर नॉट कंट्रोलिंग, वी आर बेसिकली मैनिपुलेटिंग द काइंड्स, वी आर बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज हम हल्का सा स्लाइट चेंज कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, ना कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कंट्रोल करने में और स्लाइटली चेंज करने में। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिस तरीके से अभी वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं, तो आई नो कि मेरा लाइटिंग का इफेक्ट कहां पर है, मेरे रूम का टेम्परेचर स्टेबल होना चाहिए, कैमरा का क्वालिटी सेटिंग्स और कैमरा का एंगल अच्छा होना चाहिए। अगर मैं वो सारी चीजें ठीक कर पा रहा हूँ कहीं ना कहीं किस लेवल तक कि मुझे बोर्ड पर इस यहाँ पर या कहीं पर भी लाइट नहीं पड़नी चाहिए बिकॉज वो फिर राइटिंग में नहीं नजर आएगा। सो ये सारे अगर मेरे इन्वायरमेंट में मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं जिन्हें मैं चेंज कर सकता हूँ, तो मैं उन्हें चेंज करूंगा, कंट्रोल नहीं कर दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा ये डिफरेंस क्लियर करना पड़ता है, और जिस वजह से ही इंडियन कंसेप्ट जो है वो बहुत क्लैरिटी लाता है एक इंसान की पर्सनालिटी और उसकी सेल्फ डेवलप करने में। अगेन अगर मैं अब बात करूं इंडियन कंटेक्स्ट व्यू के एक दूसरे पॉइंट के बारे में, तो इंडियन कंटेक्स्ट का एक दूसरा पॉइंट क्या था? The Indian view of self, on the other hand, is characterized by shifting nature of the boundary. Thus, our self at one moment of time expands to fuse with the cosmos or include the others. जहां पर हम ऐसा मानते हैं क्योंकि इंडियन कल्चर भगवान में बहुत ज्यादा बिलीव करता है, रिलीजियसली बहुत ज्यादा आई वुड से इन्वॉल्व है, इंक्लूडेड है अपनी लाइफ में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है माइंड स्टेबलाइज करने के लिए। और उसी के साथ वहां पर एक चीज लिखी हुई है अगेन इन भगवत गीता कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, जहां पर मैंने थेरेपी में भी ये चीज देखी है, जो लोग भगवान में बिलीव करते हैं, दे वांट टू मेडिटेट, दे वांट टू कैरी ऑन विद द मेडिटेशन, बट दे समहाउ आर नॉट एबल टू डू दैट, बट वो नहीं कर पाते हैं मेडिटेट। तो मैं उन लोगों को एक लाइन, जो अगेन मैं भगवत गीता पढ़ी थी और उसमें मुझे मिला देखने को वो लाइन, सो वो लाइन थी कि बेसिकली आई वुड टेक 2 or 3 minutes टू एक्सप्लेन दैट श्लोक। ठीक, तो श्लोक में बेसिकली ये लिखा था कि भगवान जो है वो इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट इन द सेंस कि वो ओमनी प्रेजेंट है। ठीक, ओमनी प्रेजेंट है, और ओमनी प्रेजेंट होने का एक बहुत ही अच्छा और बड़ा एडवांटेज ये है कि वो ओमनी प्रेजेंस आपको कहीं भी दिख जाएगी। इट मीन्स कि आप किसी भी कंडीशन में हैं, वो ओमनी प्रेजेंस आपको कहीं ना कहीं विजिबल होगी। बट अगर मैं एज एन इंडिविजुअल एक पर्सन, एक आदमी को लेके चलूं, ठीक, कि एक इंसान है, तो एक इंसान सिर्फ एक ही जगह पर लिमिटेड है, वो एक पॉइंट पर एक जगह से कहीं और जगह नहीं जा सकता। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हाँ मेंटली और इमोशनली वो कहीं और बैठा हो सकता है, किसी और थॉट के एक्सपीरियंस के बारे में वो सोचेगा, एंड दैट इज व्हाट साइकोलॉजिस्ट डू मोस्ट ऑफ द टाइम। बट वो पर्सन फिजिकली उसी जगह पर अवेलेबल होगा। हमेशा स्कूल्स में देखने को हमें मिलता है कि बच्चा जो है वो अपने ख्यालों में खो गया है, वो कहीं थिंकिंग में कहीं और चला गया है, वो अपने बारे में सोच रहा है, किसी गेम के बारे में सोच रहा है, या अपनी फेवरेट खाने के बारे में सोच रहा है, ऐसी चीजों के बारे में सोच रहा है, बट वो फिजिकली वहीं पर प्रेजेंट है। बट फॉर गॉड व्हाट वी डू इज कि भगवान जो है वो ओमनी प्रेजेंट माने गए हैं। इट मीन्स कि वो एक टाइम पर एट अ सेम पॉइंट वो कहीं पर भी हो सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि लोग क्या कहते हैं, when they are not able to distinguish or when they are trying to have an effect of the western view, जब वो western view का concept लाते हैं तो वो ऐसा कहते हैं कि मैं भगवान में भगवान मेरे ध्यान में नहीं आ पाते, मैं ध्यान नहीं लगा पाता,
ठीक है। तो या मैं बैठता तो हूँ बट भगवान ध्यान में ही नहीं आते हैं, मैं कर ही नहीं पाता, मैं मेडिटेट ही नहीं कर पाता। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स इश्यूज देखने को मिलते हैं। सो वहां पर मैं उन्हें भगवत गीता के अकॉर्डिंग वो एक चीज बताता हूँ जो श्लोक में मेंशन थी, दैट भगवान को याद करके, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो बहुत लिमिटेड है, भगवान जो है वो बहुत अनलिमिटेड है। तो हम ऐसा चाहें कि भगवान हमारे ध्यान में आए, क्योंकि एक अनलिमिटेड चीज, एक अनलिमिटेड एंटिटी एक लिमिटेड क्वांटिटी में कैसे आ सकती है? दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। वो पॉसिबल ही नहीं है। बेसिकली तरीका ही गलत है। आई वुड से कि तरीका ही गलत है फॉर मेडिटेशन, या भगवान को याद करने का या नाम लेने का। तरीका क्या होता है? दैट टू स्टार्ट मेडिटेशन, मेडिटेट करने से होगा क्या कि भगवान को हमें याद इस तरीके से करना है कि हम भगवान में जुड़ें, ना कि भगवान हमारे जहन में आए, हमारे दिमाग में आए कि भगवान हमारी मदद कर दो, कि भगवान हमारे लिए कुछ ऐसा कर दो ताकि ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। हमें भगवान में जुड़ना पड़ता है। वी हैव टू मूव द अदर वे अराउंड एंड नॉट कॉल फॉर हेल्प फॉर द गॉड, कि हम भगवान को बुलाएं। हमें वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर हम ओमनी प्रेजेंट से कनेक्ट हो पाएंगे। और यही सेम इंडियन व्यू कहता है। इंडियन व्यू क्या कहता है? आवर सेल्फ एट वन मोमेंट ऑफ टाइम एक्सपैंड्स टू फ्यूज विद द कॉस्मोस। एक टाइम पर हमें ऐसा लगता है कि हम फ्यूज हो गए हैं, बिल्कुल हम भगवान में जुड़ चुके हैं। तो हमें जुड़ना है, भगवान को जोड़ना नहीं है। दैट इज द मिसकंसेप्शन मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू डू। ठीक, बिकॉज I have studied positive psychology in my masters as well and in my postgraduate diploma. So वहाँ पर मैंने ये concepts पढ़े हैं और वहाँ पर पॉजिटिव साइकोलॉजी में भगवत गीता का बहुत बड़ा रोल है। पतंजलि योग शिक्षा का बहुत बड़ा उसमें योगदान है और एफर्ट बहुत ज्यादा है, वर्क रिसर्च बहुत ज्यादा है भगवत गीता के ऊपर। अगर आप पॉजिटिव साइकोलॉजी के कुछ नोट्स या बुक्स पढ़ेंगे तो आपको उस चीज से एक अलग लेवल का एजुकेशन मिलेगा और आपको इंसाइट मिलेगा दैट व्हाट इज पॉजिटिव साइकोलॉजी। क्यों कहा जाता है, जो आम इंसान है वो डायरेक्टली क्यों बोलता है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, उसका इम्पैक्ट जब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बताते हैं तो उससे आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, आपकी घबराहट, आपका पैनिक, मोस्ट ऑफ द मेंटल इलनेसेस कैन बी क्योर्ड अगर आप में पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ने का एक इम्पैक्ट आ जाता है तो, स्पेशली भगवत गीता। तो वहां पर एक बहुत ही बेनिफिशियल रोल साबित होता है। और यहीं पर ऐसा माना गया है, Our self at one moment of time expands to fuse with the cosmos। हमें ऐसा लगता है कि हम कॉस्मोस से जुड़ गए हैं। कॉस्मोस इज द यूनिवर्स, द एवर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, द नेवर एंडिंग यूनिवर्स। ठीक, तो वो बढ़ता जा रहा है एंड वी हैव टू इंडल्ज आवरसेल्व्स, वी हैव टू इन्वॉल्व आवरसेल्व्स, नॉट द अदर वे अराउंड कि कॉस्मोस हमारे पास आए और हम मांगे। नहीं, वी डोंट हैव टू डू दैट। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कंप्लीटली इमर्स आवरसेल्व्स। बेसिकली हमें अपने आप को खो देना है उस चीज में, उस एंटिटी में जो कि हमारा उद्धार करवा सकती है। आई एम नॉट बीइंग रिलीजियस बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शोकेस यू और हाईलाइट यू द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड द इंडियन व्यू। अब यहीं पर वेस्टर्न व्यू क्या कहता है? दैट वी कैन कंट्रोल द इन्वायरमेंट। हम उस इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली इंडियन कंसेप्ट के हिसाब से इन्वायरमेंट जिसने बनाया उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं किसी भी हद तक, बट वेस्टर्न व्यू ऐसा गलत मानता है। वेस्टर्न व्यू कहता है दैट वी कैन कंट्रोल इट। सो ये एक नोशन बहुत ही ज्यादा गलत है एंड जिस पर इन्फ्लुएंस होकर लोग जो हैं फेथ से, धर्म से, रिलीजन से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना स्टार्ट हो गए हैं एंड दे आर नॉट एबल टू क्लैरिफाई देमसेल्व्स। उन्हें क्लैरिटी ही नहीं मिलती है एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट दे गेट इनटू सम काइंड ऑफ मेंटल इलनेसेस। इट इज नॉट एवरी टाइम कि कुछ एक्सटर्नल या सिचुएशनल फैक्टर्स ही होते हैं। हाँ, सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं बट आफ्टर व्यूइंग द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू और द इंडियन कल्चर वी टेंड टू नो समटाइम्स कि हमें सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा।
सो ये तरीका होता है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के पढ़ने का, एनालाइज करने का। सो आई होप कि आपको इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर के बारे में जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, एंड बाकी आई वुड हेल्प रियली कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ें, एंड कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक में क्या डाउट रहा। एंड मैं चाहूंगा कि, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप करने की कोशिश करूं। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज द पर्सनैलिटी। अब हम पढ़ेंगे कि पर्सनैलिटी क्या होगी, बिकॉज अब हमारे लिए जरूरी है इस चैप्टर का एक सेकंड पार्ट जिस पर मोस्ट ऑफ द ये चैप्टर लिखा गया है, जो है पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व। पुराने जमाने में जब तक पर्सनैलिटी को साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इस तरीके से नहीं पढ़ पाए थे कि वो क्या बताएं कि पर्सनैलिटी क्या होती है या पर्सनैलिटी को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, दे वर नॉट एबल टू एक्चुअली फॉर्म द करेक्ट नोशन और द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ दैट। तो लोग क्या मानते थे कि पर्सनैलिटी क्या होता है, पर्सनैलिटी इज द लुक्स ऑफ समवन, ठीक, किसी के लुक्स को, किसी के, कोई इंसान किस तरीके से तैयार हुआ है, कोई इंसान किस तरीके से अपने आप को दिखा रहा है एक्सटर्नली, किस तरीके से वो अपने आप को वेल ग्रूम्ड है या नहीं है, उसने कपड़े किस तरीके के पहने हैं, किस तरीके का उसका फ्लुएंसी है किसी लैंग्वेज का, और वो उसका लाइफस्टाइल कैसा है, तो वो सारा बेसिस बन जाता था पर्सनैलिटी का कि उस इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी होगी। बट जब रियलिटी में पता चला तो पर्सनैलिटी के लिए जो वर्ड वो डिराइव हुआ, दैट वाज डिराइव फ्रॉम द वर्ड पर्सोना। एंड पर्सोना क्या था? पर्सोना एक तरीके का मास्क था। पर्सोना एक तरीके का मास्क था जो कि रोमन थिएटर्स में लोग पहना करते थे, थिएटर आर्टिस्ट, और थिएटर आर्टिस्ट उन मास्क को पहन के, मास्क में कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे होते थे जिस तरीके से ऑडियंस को ऐसा लगता था कि वो उसी तरीके से परफॉर्म करेंगे। अगर मास्क में हमारे पास कंडीशन है कि वो इंसान जो है रो रहा है, दुखी है, तो उस इंसान ने मास्क तो पहना हुआ है बट उसके पीछे की जो रियल पर्सनैलिटी है वो सिर्फ उसको प्ले कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट पर्सनैलिटी इज। वो इंसान उसको प्ले करता है। अगर मैं यही एक डायग्राम को मैं हल्का सा चेंज कर दूं तो यहाँ पर पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ठीक। और यहीं पर अगर मैं इस पर्सनैलिटी को इस तरीके से कर दूं तो यहाँ पर ये पर्सनैलिटी अगेन चेंज हो जाएगी। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि फेस एक ही है, फेशियल एक्सप्रेशंस की वजह से क्या चेंज हो गया है, पर्सोना। पर्सोना की वजह से ऑडियंस क्या समझती है उस इंसान की, पर्सनैलिटी ही वैसी है, ठीक। अगर मैं इसको दोबारा से फिर से चेंज कर दूं तो मुझे दिखेगा कि ये बहुत ही ज्यादा चालाक है, ठीक। बट हमें यहाँ पर ये चीज जाननी है कि अगर वो इंसान का पर्सोना या पर्सोनिफिकेशन चेंज हुआ है, इट मीन्स कि वो इंसान की पर्सनैलिटी कंप्लीटली बदल चुकी है, ठीक। But that was not the complete definition or the true definition of personality कि किसी के पहनावे पे, किसी के बोलने पे और किसी के बात करने पर आप एक इंसान की पर्सनैलिटी को डिफाइन कर लेते हो। और ऐसा साइकोलॉजिस्ट खासकर जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो डील करते हैं एक इंसान के बिहेवियर, माइंड एंड पर्सनैलिटी के साथ, इन तीन चीजों के साथ जब एक साइकोलॉजिस्ट डील करता है तो वो ऐसा नहीं चाहता कि उस सामने वाले इंसान की पर्सनैलिटी को वो इस तरीके से जज करे या असेस करे जहां पर वो उसकी आउटर लुक्स पे उसको डिफाइन कर दे। एंड इसके पीछे दो डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि वो लिमिट कर देता है हमारे नोशन को, इट लिमिट्स द बिहेवियर। तो हम लिमिटेड हो जाते हैं, हमारी जो थिंकिंग है वो लिमिटेड हो जाती है। थिंकिंग लिमिटेड किस तरीके से होगी कि जब हमें पता चल गया कि वो इंसान की पर्सनैलिटी इस तरीके की है कि वो बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक, उसका पहनावा बहुत अच्छा है, ड्रेसिंग सेंस उसका बहुत अच्छा है, परफ्यूम लगाया है, डियो लगाया है, मतलब एक तरीके से महक रहा है, चहक रहा है और उसकी बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी आ रही है।
बट अगर आप उसके साथ 10 मिनट या 15 मिनट टाइम स्पेंड करें तो आपको उसकी रियल सेल्फ के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लग जाएगा कि हाँ ये इतना भी इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये थोड़ा सा मुझे चालाक लग रहा है, या इसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी। जैसा कि इंडियन जॉब इंटरव्यूज में देखने को मिलता है कि अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इट मीन्स कि आपकी पर्सनैलिटी डिग्रेडेड है, ठीक। और इसी के लिए एक बहुत ही बड़ी मूवी जो थी 12th फेल, और उस 12th फेल में तो जब जो मेन लीड थे, एक्टर थे, जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं और वो हिंदी में बात करते हैं, ठीक। और हिंदी में बात करते हैं तो वहां पर उनके जो पैनल में लोग बैठे थे, आईएएस ऑफिसर्स एंड चेयरमैन, तो वहां पर वो एक ताना कसते हैं कि आप तो हिंदी में हैं, आप तो हिंदी बोल रहे हैं, तो आई गेस कि आप इस नौकरी के लिए, इस जॉब के लिए फिट नहीं है। सो इट मीन्स कि उस इंसान ने क्या किया, बीइंग ऑन अ हायर साइड, वो आई गेस चेयरमैन थे उस टाइम पे यूपीएससी के, और उन्होंने एक ऐसा नोशन, एक तरीके से टॉन्ट दिया कि अगर आप हिंदी बोल रहे हैं, बीइंग इन इंडिया, स्टेइंग इन इंडिया, लिविंग इन इंडिया, एंड वो एक ऐसा कंसेप्ट देते हैं दैट आप हिंदी बोल रहे हैं सो यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब। तो ये पर्सनैलिटी सामने वाले की बेसिकली दर्शाता है कि वो थोड़ा सा नैरो माइंडेड है, दे नीड टू ओपन अ बिट, नॉट अ बिट, आई वुड से अ लॉट। बिकॉज बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट ऐसे क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं जहां पर बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ता है इंसान की पर्सनैलिटी में, कोशिश करनी पड़ती है वो किस तरीके से उस पर्सनैलिटी को एक अलग नजरिए से, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करे। Obviously, we can't change the whole personality of the person. हम इंसान की पर्सनैलिटी को नहीं चेंज कर सकते हैं, that is a very well known fact. But एक और चीज यहाँ पर साथ में जुड़ी हुई है, that we can change the bits of the personality, जहाँ पर वो पर्सनैलिटी दिक्कत दे रही है, जहाँ पर वो पर्सनैलिटी डैमेज कर रही है उस सेल्फ का, तो हमें वो चीजों को क्योर करना है और टेक केयर करना होता है, ठीक। For a lay person, personality generally refers to the physical or external appearance. Physical और external appearance आपकी बहुत अच्छी है, personality आपकी वही बन जाएगी, ठीक। But ऐसा नहीं है। What personality is? In psychological terms, personality refers to the characteristic ways of responding to individuals. अब यहीं पर वो उसके रिस्पॉन्ड करने के या बात करने के तरीके बन जाते हैं कि किस तरीके से वो इंडिविजुअल बिहेव कर रहा है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं कहीं ना कहीं। अगेन वो पूरी पर्सनैलिटी नहीं होती उस इंसान की। सपोज दो इंसान जो है किसी वजह से बहस कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, लड़ाई जिसने स्टार्ट करी, जिसने कुछ ऐसा ताना कसा, जिसने कुछ ऐसी वर्डिंग बोली, जिसने कुछ ऐसे डिमीनिंग वर्ड बोले, तो क्या उस इंसान की पर्सनालिटी को हम असेस कर लेंगे कि वो इंसान ऐसा ही है, वो अपनी फैमिली के साथ ऐसा करता होगा, वो अपने बच्चों के साथ ऐसा करता होगा? दैट इज नॉट द केस, ठीक, ऐसा नहीं होता है। बट क्योंकि हमारा माइंड बहुत ज्यादा फास्ट मूव करता है, रेसिंग थॉट्स होते हैं, इस चीज को हम एक कैटेगराइजेशन देते हैं जहां पर हम बोलते हैं रेसिंग थॉट्स, ठीक, रेसिंग थॉट्स या जंपिंग थॉट्स। तो हमारे पास जंपिंग ऑफ थॉट्स भी देखने को मिलता है। हम एक सोच से दूसरी सोच, दूसरी से तीसरी लिंक कर देते हैं, बेसिकली हम चेन फॉर्म कर देते हैं, इतनी ज्यादा हम चेन फॉर्म करते हैं कि हम उसी लूप में फंस जाते हैं कि हमें सोचना क्या है, और वो हमारा फिर बिलीफ बन जाता है कि हम उसी तरीके से फिर चलते हैं। एंड सो हमें ये नहीं करना है, हमें इस चेन को ब्रेक करना है एंड उस लूप से हमें निकल के एक नया थॉट प्रोसेस स्टार्ट करना है। That is what we psychologists do. We try to change the belief system. We try to change the assumptions. हमें वो धारणाएं चेंज करनी होती है इंसान में अगर कुछ ऐसी पर्सनैलिटी के इश्यूज आते हैं तो, not for everyone. So ये रेसिंग थॉट्स की वजह से होता क्या है, आप एक पर्सनैलिटी को जज करने लग जाते हैं, एंड इसीलिए साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनको प्रैक्टिस में ये चीज बताई जाती है that we don't have to judge anyone. बिकॉज हमें क्लैरिटी नहीं हो पाती है। अगर हम अपना एक बिलीफ सिस्टम के साथ उस इंसान को जज करने लग जाते हैं तो होता क्या है कि हम फिर लिमिटेड हो जाते हैं, नैरो थिंकिंग। वी हैव टू ब्रॉडन आवरसेल्व्स, तभी हम एक क्लैरिटी के साथ जी पाएंगे और क्लैरिटी के साथ लोगों को समझ पाएंगे, उनकी फीलिंग्स, उनकी तकलीफों को समझ पाएंगे, और साथ ही साथ अपनी तकलीफों को भी सही तरीके से रख पाएंगे। People can easily describe the way in which they respond to various situations.
अब बहुत इजीली हम तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं जहां पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशंस में। सर्टेन कैचवर्ड्स आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द पर्सनालिटीज। हम उन पर्सनालिटीज को डिफाइन बहुत इजीली कर देते हैं। जैसे कि शाय, हम बोल देते हैं कि लोग जो है बहुत ज्यादा शर्माते हैं, या लोग जो है बहुत ज्यादा क्वाइट हैं, या लोग जो है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं, या लोग जो है बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हैं। और ये सारी चीजें ऑपोजिट भी हो सकती हैं। लोग शाय नहीं हैं, लोग जो है बहुत क्वाइट नहीं है, चुप नहीं बैठ सकते हैं। लोग सेंसिटिव नहीं है, इजीली शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, वो बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता है। फ्रेंडली नहीं है, ओवर फ्रेंडली नहीं है, अपने में रहते हैं, इंट्रोवर्ट्स हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास पर्सनैलिटी के कुछ ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये ओवरऑल पर्सनैलिटी नहीं होती। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनमें एक खास क्वालिटी क्या होती है कि वो इंट्रोवर्ट सोसाइटी में तो बहुत शांत रहते हैं, बट वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि वो बहुत अच्छे से, बहुत माइन्यूटली चीजों को पढ़ पाते हैं, सोच सकते हैं। और वहीं पर जो ज्यादा लोग, ऐसा माना जाता है, ये ऐसा केस नहीं है कि ऐसा ही होता है, मोस्ट ऑफ द रिसर्चेज एंड मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा देखा गया। अभी जब मैं आगे, एक ओशन मॉडल आएगा, बिग 5 ओशन मॉडल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी के फैक्टर्स को जानने के लिए, ट्रेट्स को समझने के लिए। उस मॉडल में मैं बताऊंगा कि बिग 5 ओशन मॉडल क्या था, जहां पर हमें 5 ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, OCEAN। तो ये 5 ट्रेट्स हमें देखने को मिलेंगे पर्सनालिटी के। उसको आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक चीज देखनी पड़ती है कि पर्सनालिटी के साथ, अगर एक इंसान की पर्सनालिटी डेवलप्ड है, एक पर्सनालिटी की इंसान डेवलप हो चुकी है, तो उसके साथ एक चीज बहुत ज्यादा कनेक्टेड होगी, उस इंसान का बिहेवियर। ठीक, हम इस बिहेवियर को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम इस बिहेवियर को ओवरलुक या खत्म नहीं कर सकते। हमें कहीं ना कहीं उस पर्सनैलिटी को देखते हुए उस इंसान का बिहेवियर समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर उस इंसान का बिहेवियर ऐसा है तो हमें उस इंसान के बिहेवियर के साथ उसकी पर्सनैलिटी को जानना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, एक लूप है। आप किसी के व्यक्तित्व से उसका बर्ताव जान सकते हैं, और किसी के बर्ताव से उसका व्यक्तित्व भी जान सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को भी असेस कर सकते हैं। बट वो भी कंप्लीट नहीं होगी, वो एक एक्सटेंट तक होगी जहां पर उस इंसान ने उसका बिहेवियर वैसा दिया। बट अगेन यहाँ पर हमें एक चीज देखनी पड़ती है, जो होती है रेशनल थिंकिंग। अब रेशनल थिंकिंग का कंसेप्ट ये होता है दैट हमारे पास जो डिजायरेबल और जो अनडिजायरेबल सर्कमस्टांसेस हैं या सिचुएशंस हैं, हमें उनको रिमूव करना पड़ता है। हमें बेसिकली माइंड से उनको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है कि क्या हमारे लिए रेशनल थिंकिंग है, मीन सही और गलत के बीच में फर्क पैदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर हम गलत को गलत सोचते रहेंगे तो हमारा वो गलत एक बिलीफ, एक आदत बन जाएगी, तो हमारा ब्रेन उसी तरीके से हमें गलत सोचने पे मजबूर कर देगा। इसीलिए हमें सही भी सोचना पड़ता है, गलत भी सोचना पड़ता है। बिकॉज गलत से हम वॉर्न हो जाएंगे, गलत से हमारा इंटेलेक्ट बढ़ेगा। अगर हम गलत, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है और हम उसके बारे में सोच रहे हैं, तो हम उससे सॉल्यूशन निकालें, ना कि उस गलत के और आगे चेन बनाते जाएं कि इससे और गलत क्या हो सकता है। रादर देन हमें एक ऐसा प्रॉब्लम फोकस्ड अप्रोच रखना पड़ता है कि हम डायरेक्ट प्रॉब्लम को देखें और उससे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें। दैट इज रेशनल थिंकिंग। और जो इंसान ऐसा बोलते हैं, ज्यादातर मैंने ऐसा देखा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में, कि अगर हम गलत देख रहे हैं, गलत हम सोच रहे हैं, तो हम गलत से पॉजिटिव पे एकदम से कैसे चले जाएं, कि हम ऐसा सोचें कि हम गलत सोच रहे हैं और एकदम से पॉजिटिव पे कैसे सोचें। ठीक, तो वो उसका एक ही आंसर होता है कि हमें पॉजिटिव सोचना पड़ता है और गलत ऑटोमेटिकली आता है। सो वो एफर्ट तो फर्स्ट स्टेप है, दैट हैज टू बी डन। पॉजिटिव अपने आप नहीं आएगा, पॉजिटिव सोच जो है वो अपने आप नहीं आती है। पॉजिटिव सोच के लिए हमें हल्का सा एक एफर्ट करना पड़ता है, ऐसा माना जाता है। बट वहीं पर हमें रेशनल थिंकिंग का कंसेप्ट समझना पड़ता है। उस वजह से होगा क्या कि आप अपनी पर्सनैलिटी और आप अपने बिहेवियर दोनों को ही चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होता है रेशनल थिंकिंग का। इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपकमिंग लेक्चर्स में एक प्रॉपर लेक्चर एक लूंगा, बनाऊंगा, जहां पर मैं
सिर्फ रेशनल थिंकिंग एंड हाउ टू नॉट गिव अटेंशन टू टेंशन। तो ये एक टर्म है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमें अटेंशन को टेंशन नहीं देनी है, हमें टेंशन को अटेंशन नहीं देनी है, ठीक। बिकॉज अगर हमने टेंशन को अटेंशन दे दी तो वो हमारी सारी जिन वजहों से हमें टेंशन नहीं मिलती थी वो सारी चीजें हमसे खो जाएंगी या हम उसे सोच नहीं पाएंगे। अब दूसरा पॉइंट पर्सनैलिटी के लिए। पर्सनैलिटी के लिए हमारे पास एक टर्म आता है दैट इज द कंसिस्टेंसी। अब ये कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर, thoughts and emotion of an individual across situations and across time period characterizes his or her personality। अगर एक बिहेवियर, थॉट और इमोशन ये तीनों ही कंसिस्टेंट हैं अक्रॉस द सिचुएशन, सिचुएशन अलग है बट बिहेवियर सेम ही है। इस तरीके से सपोज एक पर्सन है एंड वो पर्सन ऑफिस जाता है या ऑफिस जाती है, कोई भी हो सकते हैं वो, ठीक। फैमिली मैन है, ठीक, उनके बच्चे भी हैं, ठीक, और यहां पर बॉस भी है, ठीक। बॉस ने कुछ ऐसा बोला जिस वजह से सिचुएशन जो है वो अनफेवरेबल दिख रही है, ठीक। उस वजह से इस पर्सन का रिएक्शन, इमोशनल रिएक्शन जो आएगा मोस्ट ऑफ द केसेस हो सकता है कि वो नेगेटिव हो। नेगेटिव इन द सेंस हो सकता है कि वो कुछ गलत बोल दे, हो सकता है कि वो पर्सन या इंडिविजुअल कुछ इस तरीके से रिमार्क्स या कुछ ऐसा बोल दे जो कि कंडीशन के लिए या उस इंडिविजुअल के लिए ही सही नहीं था, अच्छा नहीं था। बट उसी चीज का फ्रस्ट्रेशन उसने क्या किया, घर पर आके अपने फैमिली मेंबर्स पर किया। सो यहां पर कंसिस्टेंसी दिख रही है बिहेवियर की, इमोशन की, रिएक्शन की। सो इस कंसिस्टेंसी को ब्रेक करना होता है और इस कंसिस्टेंसी को बहुत ही सुलझे हुए तरीके से ब्रेक करने की जरूरत होती है। बिकॉज अगर ये ब्रेक नहीं होता तो वो हैबिट फॉर्म होने लग जाती है, वो एक तरीके से इंसान की वैसी पर्सनालिटी बनने लग जाती है। वो तो वो डे बाय डे वैसा ही बिहेवियर अगर करता रहेगा तो एट द एंड क्या होगा, उस इंसान की वैसी हैबिट बनेगी और वो हैबिट उसकी पर्सनालिटी को फॉर्म कर देगी। सो ये चीज यहाँ पर कही गई है, कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल अक्रॉस सिचुएशंस कैरेक्टराइजेस हिज और हर पर्सनैलिटी। तो उस इंसान की पर्सनैलिटी दोनों केसेस में वैसी ही बना दी जाती है कि बॉस भी वैसा ही सोचता है उस इंसान के बारे में और बच्चे और फैमिली मेंबर्स भी वैसा ही सोचते हैं उस इंसान के बारे में। सो दैट इज व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड बाय द कंसिस्टेंसी पार्ट। कंसिस्टेंसी जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही अच्छी हो, कंसिस्टेंट रहना जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो। कभी कभार अगर आप बुरी चीजों में कंसिस्टेंट हैं तो उस चीज को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, ठीक, और ब्रेक करके चेंज करना बहुत जरूरी है अपने पैटर्न को। So that is how that is a one way of creating a different sense of personality, a different sense of self। अब यहीं पर अगर वो इंसान पर्सनालिटी के हिसाब से अगर पॉजिटिव वर्क करे तो पॉजिटिव वर्क भी वो कर सकता है। कैसे? अगर वही पर्सन सपोज अगेन पर्सन 2 क्या करता है, उस यहाँ पर बॉस और यहाँ पर फैमिली, ठीक। तो हुआ क्या कि बॉस ने, फैमिली ने कुछ ऐसा रिमार्क दिया जिसको बहुत ही कामली सिचुएशन को समझते हुए अपने इमोशंस को रेगुलेटेड वे में, सेल्फ रेगुलेशन अगेन कंसेप्ट, उस इंसान ने कंट्रोल की सिचुएशन, ठीक है, और बहुत ही कामली सिचुएशन को मैनेज कर दिया। वो वैसी ही पर्सनैलिटी लेके जाएगा बॉस के सामने अपने ऑफिस में, और वो ऑफिस में अपने कलीग्स और अपने एम्प्लॉइज के सामने भी उसी तरीके से बिहेव करेगा। उसका इमोशनल रेगुलेशन, उसका इमोशनल कंट्रोल भी उसी लेवल का होगा। सो अब हुआ क्या कि पर्सन के लिए फैमिली ने क्या सोचा कि इस इंसान की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ऑफिस कलीग्स ने क्या सोचा कि इस इंसान की पर्सनैलिटी तो बहुत फ्रेंडली है। ओवरऑल पर्सनैलिटी किस तरीके की डेवलप हुई? पॉजिटिव। तो ये एक नोशन और हो सकता है, ये एक तरीका और हो सकता है कि कंसिस्टेंसी अगर पॉजिटिव है तो वो भी इफेक्ट करेगी एंड नेगेटिव है तो वो भी इफेक्ट करेगी। यहीं पर रेशनल थिंकिंग आती है कि हमें कहां पर किस तरीके से सोचना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव पे वर्क कर सकें।
अगर नेगेटिव आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर भी स्टार्ट तो नेगेटिविटी से ही हुआ, फैमिली ने कुछ ऐसा बोल दिया नेगेटिव, बट उसको बहुत ही सिचुएशन को कामली मैनेज किया, हैंडल किया, तो वो एक पॉजिटिव ट्रेड बना उस पर्सन का, कि बहुत कामली, बहुत शांति के तरीके से, ज्यादा सोच के, एक्टिव लिसनिंग इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बिकॉज लिसनिंग वी डोंट हैव टू गिव अ रिप्लाई, वी हैव टू रिस्पॉन्ड। तो हमें रिस्पॉन्स देना है, ना कि जस्ट हमें रिप्लाई देना है कि उसने कुछ बोला और उसकी बात सुनी नहीं और हमने जवाब दे दिया। हमें रिस्पॉन्स देना है, एंड रिस्पॉन्स टेक्स टाइम, रिस्पॉन्स के लिए टाइम लगता है। दैट इज द पॉजिटिव ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी। Now, in brief, personality is characterized by the following features. Personality के कुछ features हैं और वो features को मैं in short explain करने की कोशिश करूंगा। जहां पर पहला feature है, it has both physical and psychological components। हमारे पास physical components देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ psychological components भी देखने को मिलेंगे हमें personality। psychological में emotions आ जाएंगे, psychological में emotions और thoughts आ सकते हैं, और फिजिकल में हमें बिहेवियर देखने को मिलेगा। ठीक। द सेकेंड पॉइंट इज इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज फेयरली यूनिक इन अ गिवन इंडिविजुअल। पर्सनालिटी के लिए बिहेवियर होना, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर अगर हम दर्शा रहे हैं, तो वो बिहेवियर जो है यूनिक है, बिकॉज वो ज्यादातर उस इंडिविजुअल के लिए एक अलग ही पर्सनालिटी ट्रेट बन जाएगा। ठीक। Third, its main features do not easily change with time। टाइम के साथ चेंज नहीं होती है पर्सनैलिटी, ये चीज माननी पड़ेगी, ये चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि टाइम के साथ साथ द पर्सनैलिटी वोंट चेंज एज अ होल। पर्सनैलिटी पूरी बदल नहीं जाएगी कि एक इंसान बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड था, वो हर सिचुएशन में, उसका एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसको हर बात पे गुस्सा आ जाता है। तो हमें वहां पर उसकी बातों को समझना है कि कौन सी बात पर उसका गुस्सा आ रहा है। हमें डायरेक्टली उसके इफेक्ट पर नहीं जाना है कि हम उसका गुस्सा खत्म करेंगे। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हमें उसके कॉज को जानना है कि कारण क्या था, ताकि वो कारण मैनेजेबल हो सके, अगर वो एक्सटेंट तक मैनेज हो सकता है तो। ठीक। तो हमें ये चीज जाननी पड़ती है और यही यहाँ पर कहा हुआ है। It is dynamic in the sense that some of its features may change due to internal or external situational demands. Thus, the personality is adaptive to situations। यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा पॉइंट कहा गया है अगेन कि पर्सनालिटी जो है वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज की जा सकती है, बट क्योंकि एक इंसान जो है बहुत ही ज्यादा रिजिड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा दृढ़ हो जाता है उसका बिलीफ सिस्टम कि नहीं वो सही है, वो जो काम कर रहा है, वो जिस तरीके से बोल रहा है, बात कर रहा है, वो बिल्कुल सही है, और वो चेंज ही नहीं अगर होना चाहता तो वो इसी सर्कल में फंसा रहेगा, वो अपने आप को भी डेवलप होने का मौका नहीं देगा। दैट इज व्हाट द रिजिडनेस इज। और वो रिजिडनेस हर जगह पे हमें नहीं चल सकती है, हर जगह पर रिजिडनेस या रिजिड रहना या सख्त रहना वो गलत है, बिकॉज उसको चेंज करना ही पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट नो द पर्सनैलिटी ऑफ द सामने वाला पर्सन। ठीक। हमें उसकी पर्सनैलिटी को भी तो जानने के लिए टाइम चाहिए, और अगर हम ही अपने बिलीफ में सोच रहे हैं ऐसा कि हम इस तरीके से ही वर्क करते आ रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल सही वर्क कर रहे थे, तो हम ऐसे ही काम करेंगे, हम ऐसे ही बात करेंगे, जी मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ। ठीक। आपको बुरा लग रहा है तो आप चेंज करो अपने आप में, नो दैट इज नॉट द केस। हमें समझना पड़ेगा कि हमें भी चेंज होना है, और बस करना क्या है कि हमें चेंज होना है उस सिचुएशन के लिए। अगेन हमें पूरी पर्सनालिटी को चेंज नहीं करना है। यहाँ पर ये लोग बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन में चले जाते हैं कि क्या मैं अपने आप को बदल लूं। उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ा काम मैं करने जा रहा हूँ कि मैं अपने आप को बदल लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें सिर्फ वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना होता है, एंड सिचुएशन जो है वो परमानेंट नहीं रहती हैं। सिचुएशंस पहले आती हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एंड सिचुएशंस अगेन चली जाती हैं। सिचुएशंस परमानेंट नहीं है, सिचुएशंस या घटनाएं स्थिर नहीं है, परमानेंट या फिक्स नहीं है। ठीक। Once we are able to characterize someone's personality, we can predict how that person will probably behave in a variety of circumstances। जब हम एक रफ एग्जामिनेशन कर लेते हैं
असेसमेंट कर लेते हैं एक इंसान की पर्सनैलिटी का, तो हम जान सकते हैं कि आगे के टाइम में अगर वैसी ही सिचुएशन दोबारा आई तो वो इंसान किस तरीके से रिएक्ट करेगा. सो वी कैन बी कॉशियस फॉर दैट. तो हम पहले से ही सावधान रहेंगे और हम उस तरीके से उस इंसान को ट्रीट नहीं करेंगे, इंस्टिगेट नहीं करेंगे, पोक नहीं करेंगे. ये सामने वाला अगर सिचुएशन के साथ कुछ एक्सटर्नल सिचुएशन हुई और वो उस तरीके से ट्रिगर हो जाता है तो हम वहां पर जाके मदद कर सकते हैं. तो ये चीजें समझने के लिए होती हैं एंड दैट टेक्स अ बिट ऑफ एफर्ट, बट दैट एफर्ट इज ऑसम. वो एफर्ट बहुत ही ज्यादा काम आता है. एंड आई होप कि आज का लेक्चर अगेन पर्सनालिटी के लिए था एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर भी उतना ही पसंद आए जिस तरीके से आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं. मैं चाहूंगा कि आप मेरी इन वीडियोस को अपने बैचमेट्स तक भी शेयर करें ताकि वो भी एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देख सकें फ्रॉम अ प्रोफेशनल एंड जान सकें कि रियल लाइफ और स्टडी लाइफ में आप किस तरीके से इस सिमिलैरिटी ला सकते हैं इफ यू वांट टू परस्यू योर करियर एज अ साइकोलॉजिस्ट. एंड अगर आप साइकोलॉजिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, अपने आप को इमर्स करना चाहते हैं, डाइव इन करना चाहते हैं, सो कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आप सबके साथ शेयर कर सकूं एंड आप सबको बता सकूं, इन्फॉर्म कर सकूं कि हाँ ये जो साइकोलॉजिकल मेथोडोलॉजी है, साइकोलॉजिकल स्टडी है, दैट कैन बी अप्लाइड इन द रियल लाइफ एज वेल. एंड ये उतनी ही रियल है जितने की बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके रियल हैं, साइकोलॉजी भी उतनी ही रियल है. थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर योर सपोर्ट एंड वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स और टाइप्स के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से डेवलपमेंट होता रहा, रिसर्च होता रहा पर्सनालिटी का इन द अपकमिंग टाइम्स. और आज हम पर्सनालिटी को सिर्फ एक एक्सटर्नल और आउटर लुक से ही सिर्फ नहीं पहचानते हैं, हम उसके इंटरनल फीलिंग्स, इमोशंस, उसका इमोशन रेगुलेशन और बहुत सी कई चीजें भी हैं जो पर्सनालिटी में आती हैं. ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी वीडियोस, मेरे चैनल के साथ. And thank you all once again for supporting and loving my channel. Stay safe and keep studying, keep learning.